हेलो एवरीवन, ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महानवमी और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके यूपीएससी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरली देखा ये गया है कि बच्चे जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते करते वो जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो आज हम उन्हीं गलतियों पे चर्चा करेंगे और ये उम्मीद करेंगे इस टॉपिक के बाद कि आप उन गलतियों को ना दोहराए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इसी एक टॉपिक की। सबसे पहली गलती जो जनरली आप लोग करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और वो है पाठ्यक्रम के महत्व की उपेक्षा। ठीक है, आपको भली भांति पता होगा कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ये आपको भली भांति पता है। बट पता क्या नहीं होता, या जनरली आप क्या चीज़ें अवॉइड करते हो, वो ये है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इतिहास तो बहुत विस्तृत है बेटा। ठीक है, बट यहाँ पर एक ऐसा एस्पेक्ट जो आपको ध्यान देना है वो है कि सिलेबस। ठीक है, सिलेबस एक ऐसा एस्पेक्ट है बेटा जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस ही है जो आपकी सफलता की सबसे पहली कुंजी है। इट इज़ की टू योर सक्सेस। और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे चाहे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कोचिंग संस्थान में हो, वो सब्जेक्ट्स के पीछे जाते हैं, सिलेबस के पीछे नहीं। कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक भी हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी भी हो गया, और करंट अफेयर्स भी कर ही रहे हैं, मतलब हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। बट वो ये नहीं समझते कि ये सब्जेक्ट पढ़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यूपीएससी में इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ना है, या यूपीएससी इन सब्जेक्ट्स में से क्या क्या आपसे जानकारी चाहता है, वो आप नहीं समझते। और इसीलिए आप सिलेबस को जनरली अवॉइड कर देते हैं, और वहीं आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पढ़ लेते हैं इस वजह से जो आपके लिए ज़रूरी ही नहीं थी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत में ही, वो ये कि आप सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़े, पूरे ध्यान से पढ़े और समझे कि सिलेबस किस तरह का है और यूपीएससी आपसे इस सिलेबस के माध्यम से किस जानकारी या किस तरह के ज्ञान की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस सिलेबस को समझने के बाद आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, वो ये है कि पिछले वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको ये भी जानकारी मिल जाए कि इस पाठ्यक्रम में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते। इतिहास के सब्जेक्ट से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा जैसे ही आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब। दूसरी चीज़ जो आप जनरली अवॉइड करते हैं वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है वो ये सोचते हैं कि साल भर हम स्टैटिक की तैयारी कर लेते हैं और लास्ट में जो करंट अफेयर्स राउंड अप आता है, जो 365 करंट अफेयर्स आता है, जो करंट अफेयर्स की वो एक बुकलेट आती है ईयरली इशू या हाफ ईयरली इशू, हम वो पढ़ लेंगे, वो रट लेंगे और हमारा यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती इसलिए होती है बेटा क्योंकि करंट अफेयर्स यूपीएससी ने आजकल सिर्फ करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स नहीं रखा है, करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स अप्लाइड कर दिया है, या फिर करंट अफेयर्स को फाउंडेशन के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स की वजह से पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन
स्टैटिको डायनेमिक हो गया है। इसका मतलब करंट अफेयर्स को आपको आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट करना आना चाहिए, और ये कनेक्शन तभी बन पाएगा जब आप करंट अफेयर्स को एज अ डेली रूटीन करेंगे। ये नहीं कि हम मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, चाहे मंथली मैगजीन हो बेटा, कि महीने में एक बार मैगजीन आएगी, उस मैगजीन को पढ़ लेंगे, दैट्स इट। नहीं, करंट अफेयर्स एक सतत प्रक्रिया होगी, और इस प्रक्रिया में आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसे अपने स्टैटिक से कनेक्ट करने की कोशिश करना है, और स्टैटिक से न केवल कनेक्ट करना है, करंट अफेयर्स को भी आपको अप्लाइड फॉर्म में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो वर्तमान में हमास और इजराइल का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में आ रहा है। ऐसी स्थिति में उस रिलेशन का या उस लड़ाई का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको अप्लाई करके सोचना है, समझना है, और इसे अपने पॉइंट्स बना लेने हैं। सो इस तरीके से करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, और कोशिश करें कि करंट अफेयर्स आप हर दिन, प्रतिदिन आप करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहे। ओके, सो ये गलती आपने नहीं करनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ है जो आप लोग जनरली अवॉइड करते हैं या मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती है वो आप नहीं पढ़ते। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्तों, एक बहुत मजबूत इमारत तभी बनती है जब उसकी नींव, फाउंडेशन मजबूत हो। आपने कभी देखा है इमारत बनते हुए? तो जब इमारत बनती है, जितनी ऊंची इमारत बनानी होती है, जमीन में उतनी ही गहरी उसकी नींव डाली जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही बेहतर, उतनी ही मजबूत वो इमारत बनेगी। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में, पूरी प्रिपरेशन में, वो जो नींव होगी, वो जो फाउंडेशन होगा जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा या आपको प्रिपेयर करना है, वो फाउंडेशन एनसीईआरटी बुक आपको प्रिपेयर करवाएगी। आपका एनसीईआरटी की प्रिपरेशन से आपकी वो फाउंडेशन बनेगी। इसीलिए कभी भी एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन आपको करना है, बट वो एडवांस लेवल पे तभी आप पहुंच पाएंगे जब आप अपना फाउंडेशन क्लियर करेंगे। सो अनलेस आपका बेस क्लियर नहीं है, आप एडवांस भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे, और या पढ़ भी लेंगे तो उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितने बेहतर तरीके से आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। ठीक है, सो एनसीईआरटी इज अ मस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और आप इसे अवॉइड न करें। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो बच्चे सोचते हैं कि ये तो बाद में करेंगे, या ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तो ज़्यादा फोकस करना है प्रीलिम्स पे, ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए फिर मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यूपीएससी की टोटल जो मार्क्स होते हैं बेटा, दैट इज 2025, और इस 2025 मार्क्स में से 1750 मार्क्स इज फॉर मेंस एंड 275 इज फॉर इंटरव्यू। सो आप ये बिल्कुल ना मानते हुए चले कि प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन होगी, ना। ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आंसर राइटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिस विच इज वेरी हार्ड टू मास्टर। आंसर राइटिंग की जो आर्ट है बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, वहां पे आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बट वर्ड्स लिमिटेड होंगे। और वर्ड लिमिट क्या रखता है यूपीएससी?
ईदर 150 और 250। दैट मीन्स जितना भी आपका ज्ञान है उस विषय को लेकर, उस प्रश्न को लेकर, आपको उस ज्ञान को 150 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखना है, प्रदर्शित करना। वो भी सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना है, आपको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करना है, तभी तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ना केवल अपने लिए, बाकी बच्चों से भी बेहतर मार्क्स आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप बाकी बच्चों से ज्यादा बेहतर आंसर लिखेंगे। सो फोकस शुड बी देयर ऑन आंसर राइटिंग एज वेल। अनलेस यू आर डूइंग दिस, ठीक है, आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर ले, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी आपका मेंस क्लियर हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही प्रीलिम्स के बाद शुरू की, या आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप आंसर तो लिख लेंगे एग्जाम में, क्योंकि वो बाउंडेशन है, लिखना ही है, बट अच्छे आंसर्स आप नहीं लिख पाएंगे यदि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो। ओके, देन रिवीजन। रिवीजन इज अनदर एस्पेक्ट विच यू हैव टू फोकस, ठीक है। कई बार होता ये है कि हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है, और जनरली यूपीएससी एक ऐसी फील्ड है जहां पे सिलेबस भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और जब इस कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के साथ आप प्रिपरेशन मोड पे जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप उस ज़्यादा कंटेंट को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उस ज़्यादा कंटेंट को कलेक्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज पे रिलाय करते हैं। आप एक ही चीज़ 4 से 5 सोर्सेज से पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द गुड स्ट्रैटेजी। व्हाट इज बेटर स्ट्रैटेजी इज टू रीड फ्रॉम 2 to 3 सोर्सेज एट मैक्स। वो भी मैं मैक्सिमम साइड में कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सोर्सेज से पढ़े, और जितना ज्यादा हो सके आप चीजों को, जो पढ़ी हुई चीजें हैं, उसे रिवाइज करें। अनलेस यू आर रिवाइजिंग योर कंटेंट, यू आर नॉट मास्टरिंग इट। तो आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। वो काम नहीं करना है आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन। एंड दिस रिवीजन नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू डेली रिवीजन। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, कंटेंट ऐड किया है, उसे उसी दिन आप रिवाइज करें। देन whatever content you have added to your knowledge on a week, you have to revise it weekly. Then you have to do it on a monthly basis as well. Okay, so this revision has to be a continuous process. ये revision जो है ये आपका एक continuous process होते जाना चाहिए। डेली रिवाइज करेंगे आप, तो एक ही सब्जेक्ट जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, विद इन अ मंथ यू आर रिवाइजिंग इट 3 टाइम्स। एक ही कंटेंट को आप कम से कम 3 बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट द रिवीजन विच इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। देन वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ इन द सेंस कि किसी दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लेंगे, बट किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 6 घंटे। मीन्स पढ़ तो रहे हैं आप, वो एफर्ट्स भी है, बट वो एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है। आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। जो लगातार और नियमित रूप से मेहनत करते चलता है वही विजेता बनता है। सो फॉर दैट वन थिंग विच यू नीड टू ऐड इन योर रूटीन इज कंसिस्टेंसी। चाहे आप दिन के शुरुआत में सिर्फ 5 घंटे पढ़े सेल्फ स्टडी में, बट ये 5 घंटे हर दिन पढ़े। एवरी डे यू हैव टू कवर और स्टडी फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स।
इफ़ यू आर डिसाइडिंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे, किसी दिन 5 घंटे पढ़ रहे, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे, किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। स्टडी नीड्स टू बी डेवलप्ड एज अ हैबिट, कि दिन में मैं 5 घंटे तो पढ़ ही रहा हूँ, और जब इस 5 घंटे में कंफर्टेबल हो जाए, देन यू हैव टू इंक्रीज इट टू 6, देन 7, like this. So make a realistic plan for yourself, ठीक है, and implement that realistic plan over the period of time consistently. वो consistency is very important in your preparation, ठीक है, and most important thing is the discipline, ठीक है। discipline, ये discipline 2 तरीके से आता है बेटा, ठीक है। ये डिसिप्लिन 2 तरीके से आ सकता है। 1 इज सेल्फ रेगुलेशन, यदि आप आत्मनियंत्रण कर रहे हैं, अपने आप को प्रॉपरली डिसिप्लिन कर पा रहे हैं, अपना रूटीन फॉलो कर पा रहे हैं, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ 100% एफिशिएंसी, देन इट इज गुड। इफ नॉट, यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके search for a guide or mentor, क्योंकि अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपको डिसिप्लिन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल जाते टाइम कई बार आप अपना रूटीन फॉलो नहीं करते, बट वहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपसे आपका स्कूल का जो रूटीन होता है, चाहे वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करना हो, या फिर आपका होमवर्क हो, या फिर आपके एग्जाम को लेके प्रिपरेशन हो, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स वहाँ पे आपके गाइड एज अ मेंटर रोल अदा करते हैं। वही यूपीएससी प्रिपरेशन में यदि आप सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, प्रॉपरली अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड। अगर वो नहीं हो पा रहा है, कई बार आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सो इन दिस सिनारियो व्हाट क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने लिए एक गाइड और मेंटर ढूंढ लेना है, और वो गाइड और मेंटर इस तरह का होना चाहिए जो आपके सवालों के जवाब प्रॉपरली दे दे, आपको परेशानियों से दूर निकाल दे, और आपकी प्रिपरेशन को एक कंसिस्टेंट वे में थ्रू आउट द जर्नी ऑफ यूपीएससी वो कंसिस्टेंट वे में इम्प्लीमेंट करवाए। और सिर्फ कंसिस्टेंट वे में इम्प्लीमेंट ना करवाए, कंसिस्टेंट वे में उसे इम्प्रूव करवाता चले। दैट हैज़ टू बी देयर, ये ज़रूरी है, ठीक है। सो ये इन बातों का आप ध्यान रखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम ये गलतियां ना दोहराएं, ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। सो धन्यवाद, एक बार फिर आप सभी को दशहरे और महानवमी की बधाइयाँ।